Now we have seen here that is ज्योतिराव फुले। तो उन्होंने बताया कि गुलामगिरी क्या चीज़ होती है। That means कि the upper caste people will utilize us for the national movement. They will make the country independent from colonial rule. वो colonial rule से अपने को आज़ाद कर लेंगे। And after that they again will start discriminating with us. फिर भी भेदभाव करते रहेंगे। तो वो कह रहे थे कि हम फिर नेशनल मूवमेंट में क्यों हिस्सा लें, क्योंकि जब तुमको फिर वही करना है तो जैसे तुम्हारा रूल तो वो भी गुलामगिरी थी, अब मैं वैसे ब्रिटिश के गुलाम करूँ या तो मैं क्यों लड़ूँ, क्योंकि उनका गुलाम छोड़ के तुम अपना गुलाम बना लोगे। देन वाई टू फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश। तो ये लोअर कास्ट पीपल ऐसा कहते हैं, इसी चीज़ को गुलामगिरी कही गई है। देखो नेक्स्ट पेज में क्या दिया है। इसमें लिखा था कि इसमें फुले ने बुक लिखी थी गुलामगिरी। लिखा है इसमें, कहाँ पर लिखा हुआ है? सर ये यू ओवर देयर की नीचे वाले पैराग्राफ में। अच्छा तो फुले रोट ए बुक नेम्ड गुलामगिरी, इस चीज को नोट करो। तो ज्योतिराव फुले रोट a book गुलामगिरी। Now नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पेज में क्या लिखा है। अंबेडकर इन 1927 said that we all are human beings. Hindu society should be reorganized on two main principles, equality and absence of casteism. अगर हिंदू सोसाइटी को फिर से अपने आप को आगे बढ़ाना है तो उन्हें दो काम करने चाहिए। एक तो कास्टिज्म को राइट ऑफ कर देना चाहिए, यानी कोई कास्ट सिस्टम नहीं होना चाहिए अपर कास्ट, और दूसरा सब कोई इक्वल होना चाहिए, है ना। अगर कास्ट सिस्टम ना हो और जो भी हो सारे इक्वल हो, तो फर्स्ट इज इक्वलिटी। अगर ये दो चीज़ हट जाए तो हिंदू धर्म से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। Ambedkar was born in a Mahar family. As a child, he experienced that caste prejudice. Mahar family हमने पहले भी पढ़ा था। तो महार फैमिली क्या काम करती है उसके बारे में क्या बताया गया था? इट इज शू मेकर ही था ना, तो शू मेकर था, तो ये भी महार फैमिली से आते थे। He was forced to sit outside. In 1927, Ambedkar started a temple entry movement in which the Mahar caste followers participated. Brahman priest was outraged when Dalit used water from temple tank. तो अम्बेडकर ने टेम्पल मूवमेंट शुरू किया। टेम्पल में जाने के लिए कई प्रोटेस्टर्स आए कि हमें भी टेम्पल में इजाज़त मिलनी चाहिए। एंड दे यूज्ड टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम टेम्पल टैंक। नॉन ब्राह्मण मूवमेंट, आयुषी तुम इससे क्या समझती हो और ये किस फैमिली ने शुरू किया? नॉन ब्राह्मण मूवमेंट जिसमें ब्राह्मण के रूल्स रेगुलेशंस फॉलो। बोलो देवव्रत, नॉन ब्राह्मण विद फोटो दिया है तुम्हारे बुक में, तुम समझ सकते। ये रामास्वामी पैटर्न से शुरू किया था। हाँ, और क्या मूवमेंट है ये, आगे बताओ। सर ये नॉन ब्राह्मण मूवमेंट था कि इसमें लोगों ने बोला था कि जो ब्राह्मण है वो आर्यन से और वो बाहर से आए हैं। और तो ये मूवमेंट किसने शुरू किया होगा? बोलो। ये द्रविडियंस थे, साउथ इंडियंस। तो साउथ इंडियंस भी यहीं के हैं, साउथ इंडियंस बाहर से नहीं आते, आर्यंस तो बाहर से आए थे। तो उन्होंने शुरू किया कि 3% ब्राह्मण साउथ में चले गए और वहाँ बोलो। द्रविडियंस की भी भाषा संस्कृत है, बट द्रविडियंस यहाँ के नेटिजन्स हैं। नेटिजन मतलब यहीं कई लोग हैं, जैसे सिटीजन्स होते हैं ना। अगर नेशन हो जाए तो सिटीजन्स हैं, और नहीं तो कोई कहीं का लोकल तो उसे नेटिजन्स भी कहते हैं या सिटीजन है। समझ में आ गई बात? तो द्रविडियंस क्या थे, वो यहीं के थे। हाउएवर जो आर्यंस आए वो बाहर से आए, तो यहाँ के लोगों में जो द्रविडियंस थे वो उतने पढ़े लिखे नहीं थे, ना वो इतने इवॉल्व थे, ना इतना उन्होंने कुछ लिखा। और आर्यंस वर ऑफ गुड ब्रेन, तो वो क्या कर रहे थे कि उन्होंने जल्दी से क्रिश्चियनिटी और इंग्लिश सब सीख ली, और जितनी भी सरकारी नौकरी और गवर्नमेंट के जितने भी जॉब से सब पा लिए। तो 3% ब्राह्मण ही थे साउथ में, लेकिन उन्होंने सारे पदों पर कब्जा कर लिया। आज भी तुम देखोगे DSP SP सब वाजपेयी शुक्ला वही बैठे हैं, और जो जितने भी IAS होते हैं सब दिमाग वाले होते हैं,
सब ब्राह्मण लोग ही ले जाते हैं, दूसरे लोग उतना टैलेंटेड नहीं, क्योंकि उनके पोस्ट पे वैसे लोग रहे हैं तो उनके बच्चों के लिए बहुत आसान होता है, वो उसी तरीके के परिवेश में पढ़े बढ़े होते हैं। तो ऐसा ही छोटे छोटे जॉब्स जो हैं, 4th और 3rd क्लर्क और ये सब तो लोग ले लेते हैं, लेकिन जो बहुत हायर डिग्री के हैं ना, उसमें उनके पास ब्रेन ज़्यादा होती है, तो ज़्यादातर आप देखोगे वो लोग होते हैं। अब जो पहले से ही है, जो जॉब इंटेलेक्चुअल बेसिस पर है, तो जिसके परिवार में उस तरीके की बातचीत ही होती रहती हो, तो वो तो ले ही जाएगा, ले जाएगा कि नहीं। तो इसमें रिजर्वेशन दिया नहीं जा सकता। क्या इंजीनियरिंग में रिजर्वेशन दे दोगे? शुरू में सरकार ने दिया था, बोला नहीं हम 27% लोअर कास्ट को देंगे, तो 27 सब शूद्र और मोची ओची सबके बच्चे अब उसमें इंजीनियरिंग में भी भर्ती पाने लगे, और उनके मार्क्स आते थे -3 -4, 4 सवाल गलत करके आते थे, फिर भी वो इंजीनियर बन जाते थे। और जबकि ब्राह्मण से वो 97% ला के भी उनका कट ऑफ हो जाता था, वो नहीं बन पाते थे, ये -4 पे भी इंजीनियर बन जाते थे। फिर जितने लोअर कास्ट थे उन्होंने जितने पुल बनाए, सब एक एक करके 2 साल 1 साल 6 महीने में गिरने लगे, क्योंकि उनको पुल ही बनाना नहीं आता था। और ऐसे जो डॉक्टर बन गए तो उन्होंने मारना शुरू कर दिया, उनको इलाज ही करना नहीं आता था। तो किसी को तुम ऐसी जिम्मेदारी की पोस्ट पर बैठा सकते हो क्या? लोअर कास्ट को रिजर्वेशन देके नहीं बैठा सकते हो। क्लरिकल मिस्टेक तो चल जाएगी, किसी की जान के साथ कोई खेलेगा, फिर लोगों ने फिर जब पता चल दिया अरे ये लोअर कास्ट का, ये इलाज नहीं कर पाएगा, ये मारता है लोगों को, फिर जाना ही छोड़ दिया डॉक्टर के पास। और फिर इसलिए क्या हुआ कि लास्ट में ये माना गया कि हायर पोस्ट पर हम रिजर्वेशन नहीं दे सकते, क्योंकि उसमें बहुत लोगों का देश का ही नुकसान हो जाएगा। तो बोले ठीक है 3rd डिग्री क्लर्क बन जाओ, बैंक क्लर्क बन जाओ, ये सब चलेगा, हायर पोस्ट पर तो नहीं दिया जा सकता ना रिजर्वेशन। और कई प्रोफेसर का भी सर चकरा गया, क्योंकि जो -4 नंबर पाने वाले बच्चे हैं वो 6-6 साल तक फेल हो रहे हैं, और बेचारे प्रोफेसर्स को एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ रही, जहाँ वो सुबह पढ़ा के छुट्टी पा जाते थे, खाना खाने के लिए आधे घंटे जाते थे, फिर आके उनके साथ खटो 3 बजे से 7 बजे तक, कहते थे पूरा दिन हमारा खराब हो गया। ये कैसा हमें ज़िंदगी देती है रिजर्वेशन। और IIT के प्रोफेसर हैं, उनके सामने तुम नाड़ी बैठा दो, उनकी क्या गलती है? कोई नहीं पढ़ रहा है तो तुम कहोगे कि प्रोफेसर ठीक से नहीं पढ़ा रहे हैं, बोलो। तो ऐसे बहुत सारे हैं। तो उनको क्या है, जो लोअर कास्ट है उनको रिजर्वेशन मिला हुआ है फ्री ऑफ कॉस्ट। जहाँ ब्राह्मण्स को 6 लाख रुपए IIT की फीस देनी पड़ती थी, इनको रिजर्वेशन के साथ फ्री फीस भी था। तो कहते थे बैठे रहो वहाँ का मेस में, खाते रहो फ्री में, क्या लेना देना, पास हो या ना हो। तो ये चीज़ तो अच्छी नहीं थी ना, गवर्नमेंट का कितना होता था। तो एक पेरियार फैमिली थी, तो तुम्हें ये पता चल गया जो साउथ इंडिया में द्रविडियंस है, द्रविडियंस का हमेशा नॉर्थ इंडियंस है, मेनली आर्यंस है, ऐसे रहता। तो वो हिंदी भाषी नहीं है, मेनली वो तमिल है, कन्नड़ है, वो सब द्रविडियंस है, लोकल लैंग्वेज वहाँ की जो भी हो। तो उसमें एक फैमिली कौन सी थी? पेरियार फैमिली। उसी करुणानिधि स्टालिन थे, MK करुणानिधि, पहले दया स्टालिन थे कोई, अभी MK स्टालिन है। तो वो लोग अभी भी बयानबाजी देते हैं कि भगवत गीता बेकार है और रामचरितमानस को जला दो, अभी 1 महीने पहले ही दिया था, ऐसे वो बोलते रहते हैं। तो उन्होंने क्या चीज़ शुरू किया, खैर अभी उसका जो भी प्रारूप हो, इट इज़ डिस्टॉर्टेड फॉर्म, अब विकृत रूप आ गया ना। लेकिन पहले उन्होंने, वो लोग किस चीज़ का विरोध किया? उन्होंने विरोध किया किस चीज़ का, कि अपर कास्ट और लोअर कास्ट का विरोध किया कि नहीं किया? तो इसीलिए पेरियार फैमिली को जाना जाता है कि कास्टिज्म नहीं होना चाहिए। सो अब देखो ये आगे क्या लिखा है, दे आर्ग्यूड दैट ब्राह्मण्स आर द heirs ऑफ आर्यन इन्वेडर्स फ्रॉम द नॉर्थ। सो E.V. रामास्वामी नाइकर, E.V. रामास्वामी नाइकर एज स्टेटेड, वो द्रविडियन थे, दैट आर्यन आर इन्वेडर्स। ये इन्वेडर का क्या मतलब है मयंक? आर्यंस इन्वेडर्स हैं फ्रॉम नॉर्थ, ठीक है, एंड केम टू इंडिया, इतना ही है। सो दे आर्ग्यू दैट ब्राह्मण्स आर हेयर ऑफ आर्यंस इन्वेडर्स फ्रॉम नॉर्थ हु कॉन्कर्ड साउदर्न एंड केम टू इंडिया फर्स्ट। सबसे पहले वो कहाँ आए? एंड देन कॉन्कर्ड, और फिर उन्होंने क्या साउथ पे कब्जा कर दिया, एंड देन कॉन्कर्ड फर्स्ट नॉर्थ एंड देन
उसके बाद किस पर कब्जा किया? साउथ. So they want to destroy our culture. Such was they have accused Aryans कि आर्यन ठीक नहीं है, वो हमारी कल्चर को ले लेंगे, ऐसा वो मानते थे. ईवी रामास्वामी, इन लोगों के बहुत बड़े बड़े नाम होते थे साउथ में, बहुत बड़े नाम है. लेट अस सी व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ पेरियार. इनको पेरियार क्यों कहा जाता है? दो तीन चीजें आपको बता दें. द्रविडियंस भी बता देता हूँ क्या है, द्रविडियन कल्चर क्या है. Who are Dravidians? ये ethno-linguistic group of people who are native to South Asia and speak Dravidian language, found in South Indian state and parts of Sri Lanka. So अभी वो इतना समझ लो, श्रीलंका में भी ये तमिल लोग रहते हैं. Mainly Tamils are known as Dravidians. तो वो भी जनेऊधारी वैसे ही सब रहते हैं, बट वो इन लोगों से आर्यंस को ठीक नहीं मानते. What is the literal meaning of पेरियार? पेरियार का मतलब होता है एल्डर. तो बड़े उनको पेरियार बोला जाता था. जैसे हम लोगों में नहीं होता है, कोई बहुत सम्मानित व्यक्ति होता है तो उसको लोग क्या कहते हैं कि श्रीमान कहते हैं. तो वैसे वो ये वहाँ के सम्मानित व्यक्ति थे तो उनको क्या कहा जाता था? पेरियार. सो ये इन्होंने कहा दैट इज पेरियार. पेरियार का मतलब है एल्डर. अब देखिए, अच्छा ईवी रामास्वामी के बारे में लक्षिता क्या बात बताई गई है? थोड़ा 4 लाइन बताओ. बहुत अच्छा. सबसे पहली फैमिली थी जिन्होंने बताओ, आप बता रही हो. फिर उन्होंने ना सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किया था. और बोलते थे ना कि आर्यन जब उन्होंने भगवत गीता किया है, रामायण ये सब किया है, तो वो उसका अपोज करते थे कि वो सब हमारा नहीं है, वो आर्यन. लेकिन सृष्टि तो और कुछ कह रही है. वो ये क्या? हाँ बोलो. सर वो कांग्रेस हाँ, पार्टी के यही वो बता रही थी. मेंबर थे. और सर और वो मिडिल क्लास फैमिली थे और से थे और उन्होंने संस्कृत ये सब नहीं, तो उन्होंने कांग्रेस छोड़ क्यों दी? हमने बताया क्या डिस्क्रिमिनेशन हुआ था? कास्ट सिस्टम वहाँ पे था कि जो बड़ी क्लास के कास्ट के उन्हें अलग अलग रखा जाता. जब वहाँ कॉन्फ्रेंस हुई तो उन्होंने देखा कि आगे की जो 4 रोज थी उनके बीच में गैप छोड़ा गया. अब बाद में लोअर कास्ट को उन्होंने कहा यहाँ पर भी वही सब सिस्टम है. तो बाद में उन्होंने क्या किया? कांग्रेस छोड़ के अपनी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, और फिर उसके बाद डीएमके पार्टी. साउथ में कौन सी पार्टी चलती है बताओ? डीएमके. और फिर उसके बाद जयललिता ने अलग बनाई. आप जानते हो एक फिल्म एक्ट्रेस थी सुश्री जयललिता, साउथ की हीरोइन. तो उनके पास 70 जोड़ी सोने की चप्पलें थी. तो वो बहुत, और 700 बहुत चांदी की साड़ियाँ. और जब उनकी डेथ हुई तो इतनी सारी चीज़ उनके शोकेस में मिली. तो उन्होंने बनाई AIDMK, ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्र कड़गम. और पहले जो इनकी पार्टी है पेरियार की, उन्होंने कौन सी बनाई? बनाओ. दे फर्स्ट ज्वाइंट कांग्रेस. दे हैव सीन, जैसे भी आपने बताया, डिस्क्रिमिनेशन देयर, सो दे हैव फाउंडेड सेपरेट पार्टी. और उसका क्या नाम है बोलो? द्रविडियंस की है ना. तो द्रविड़ मुनेत्र कड़गम. उसकी हिंदी अभी हम देख के बता देंगे. DMK अभी भी फेमस पार्टी है, 30-35 सीट जीतती है लोकसभा. तो ही फर्स्ट ज्वाइंड, जैसे बीजेपी और कांग्रेस है वैसे DMK साथ. ही फर्स्ट ज्वाइंड नाउ ही फर्स्ट ज्वाइंड कांग्रेस, बट he found that there is caste system. There is caste system. In it. So he left
कांग्रेस। और अर्पित बोला उन्होंने कौन सी पार्टी बनाई? डीएमके का फुल फॉर्म द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। सो he left Congress and founded new party DMK, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। अब से तमिलनाडु में सिर्फ या तो डीएमके जीतती है या एआईडीएमके, ना कांग्रेस जीतती है ना बीजेपी, कोई नहीं जीतता है। यही दो पार्टियां जीतती हैं, क्योंकि इन्हीं का। अब मैं इसका मीनिंग बता दूं आपको। फुल फॉर्म ऑफ द्रविड़ मुनेत्र कड़गम मीनिंग। मुनेत्र का मतलब है प्रोग्रेसिव फेडरेशन और कड़गम का मतलब संघ। संघ जानते हो ना, संगठन। और मुनेत्र का मतलब क्या है? विकासवादी, प्रोग्रेसिव फेडरेशन, द्रविड़ विकासवादी संगठन। ठीक है, तो उन्होंने ऐसी पार्टी बनाई। आगे देखिए, इसके बाद ये भी बात ही सही बतानी, किसने बताया कि सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट शुरू किया? आपने बता दिया। तो उन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट शुरू किया कि हमारी भी अपनी रिस्पेक्ट है। और उन्होंने बताया विच इज सब्जुगेटेड बाय ब्राह्मण। सब्जुगेटेड का क्या मतलब है? जिसको अंडरमाइन कर दिया गया, मतलब नीचा करके देखा जा रहा है। वी हैव अवर ओन सेल्फ रिस्पेक्ट बट ब्राह्मण्स हैव सब्जुगेटेड इट। हमको उन्होंने नीचा देखा। इट शुड नॉट बी देयर बिकॉज वी ऑल आर गिवन बट बाय गॉड। हमें सब भगवान ने तो जन्म दिया है, ऐसा उन्होंने बताया। इन्होंने कहा कि सोशल डिविजन्स एंड इनइक्वालिटी को उन्होंने क्या बताया? ही फेल्ट दैट ऑल रिलीजियस अथॉरिटी सॉ सोशल डिविजन्स एंड इनइक्वालिटी एज गॉड गिवन। सभी लोग बोलते हैं कि सोशल इनइक्वालिटीज गॉड गिवन है, सृष्टि। क्या तुम ऐसा समझती हो? पेरियार ने बताया कि जो सोशल इनइक्वालिटी है ये भगवान की दी है। क्या आप भी सहमत हैं? गॉड हैज मेड एवरीबॉडी इक्वल। और लेकिन जितने भी रिलीजियस टेक्स्ट हैं उसमें सब जगह ऐसे अलग अलग हैं। यहाँ तक कि जो मोहम्मडन्स हैं उनमें भी 72 फिरके हैं, 72 ब्रांचेस हैं। तो जब आप देखोगे कि जब सुन्नी नमाज पढ़ लेगा तब तक शिया पीछे खड़ा रहेगा, ये हटे तब हम जाएं। फिर उसके पीछे अहमदिया खड़े रहेंगे। फिर ऐसे करके 72 ब्रांचेस हैं। तो अलग अलग हैं सब। एक से तुम इसके हो, तुम छोटे हो, तुम बड़े हो, ऐसे है। तो समझ में आ गया। लेकिन क्या रिलीजन में ये अच्छी चीज़ है? अप एंड डाउन नहीं होना चाहिए। रिलीजन तो इक्वलिटी पे बेस्ड होना चाहिए। तो इन्होंने ये बात कही। ही स्टार्टेड, सेंटेंस पूरा करो, कौन सा मूवमेंट बोलो? ही स्टार्टेड सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। अब देखिए, अच्छा, पेरियार वाज आउट स्पोकन क्रिटिक ऑफ हिंदू स्क्रिप्चर्स। उन्होंने मनु कोट्स, मनु के जो विचार थे उसका विरोध किया। निखिल तुम बताओगे कि हम लोग ये मानते हैं कि मनु की आचार संहिता, मनु कौन थे? सबसे पहले तो ये बताओ निखिल। हाँ बोलो। ब्रह्मा के पुत्र थे और ऐसा माना जाता है, जो हम लोगों के बहुत ओल्ड स्क्रिप्चर्स हैं। और उन्होंने बोला कि तुम यहाँ के नियम बनाओ जिससे धरती चले। तो उन्होंने जो सनातन के नियम बनाए, लिखे तो सब आर्यंस नहीं थे। तो उन्होंने जो कोड्स ऑफ सिविल कोड्स ऑफ मनु उसका विरोध किया। उसमें चातुर्वर्ण व्यवस्था थी, 4 वर्णों की व्यवस्था थी। और उसमें 4 आश्रम भी थे। कौन कौन से आश्रम थे? आश्रम का क्या मतलब समझते हो? मैं एक तो 4 वर्ण तो तुम समझते हो ना, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य। अगर हमारी 100 साल की जिंदगी है तो 25 साल हमको किस में रहना पड़ेगा? तो उसको कहते हैं कि गुरुकुल आश्रम होगा, गुरु के पास रहना पड़ेगा। फिर उसके बाद कैसा होगा कि विवाहिक जीवन में रहना पड़ेगा, फिर वानप्रस्थ करना पड़ेगा, फिर संन्यास आश्रम है। तो गुरुकुल तो उसको मतलब पहला आश्रम, फिर अभी 4 आश्रम देखेंगे। फिर उसके बाद गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ जंगल जाना 75 की आयु में, वो 50 साल तक ये करो। तो शुरू की जो अवस्था है यानी अप टू 25 ईयर्स, तो
वो कौन सी आश्रम की व्यवस्था थी? That is गुरुकुल। इसको मैं बता देता हूँ। What are the name of 4 ashrams in Hindu culture? ब्रह्मचर्य। पहला कौन सा आश्रम है? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचारी बनकर रहना, ब्रह्मचर्य आश्रम। और सेकंड बोलो, 25 to 50 इयर्स क्या है? फिर शादी कर लेनी है, गृहस्थ आश्रम। फिर 50 to 75 सब चीजें धीरे धीरे छोड़नी है, और उसको क्या कहते हैं? दैट इज वानप्रस्थ, जंगल चले जाने की व्यवस्था, वानप्रस्थ। और फिर 75 to 100 इयर्स, तो वो क्या है? संन्यास आश्रम। इस तरीके से ये जो व्यवस्था थी, इसका तो खैर किसी ने इतना विरोध नहीं किया, लेकिन जो ऐसा माना जाता है, ऐसा सभी में है, जो भी पहले के चलते थे, जितने आर्यन थे, उसको फॉलो करते थे हमेशा। तो इसके हिसाब से, और 4 वर्ण की व्यवस्था थी और 4 आश्रम की, तो उसको कहते हैं पेरियार हैज अपोज्ड सिविल कोड ऑफ मनु, जो मतलब जीवन जीने के नियम, उनका विरोध किया। और बोलो किसका विरोध किया? अपोज्ड, ठीक है, ऑफ मनु। मनु के बारे में आयुषी ने बहुत अच्छा बताया। He was critic of भगवत गीता। भगवत गीता में भी ऐसे वर्ण बताए गए हैं, तो उसका भी उन्होंने विरोध किया। और रामायण का ही said that these texts have been used to establish the authority of Brahmins। इसमें ये बात बताई गई कि ब्राह्मण ही बड़े हैं। अब आगे देखो, आगे इसमें बताया गया है कि यहाँ पर भारत धर्म मंडलम नॉर्थ में बनाया गया, और सनातन धर्म सभा बनाई गई, ब्राह्मण सभा बंगाल में बनाई गई, एंड इट वाज अपहोल्ड कास्ट डिस्टिंक्शन एज कॉर्नर स्टोन। तो देखो कौन कौन सी सभा बनाई गई। ऐसा नहीं कि लोग रिफॉर्मर्स ही आए, बहुत लोग कहने लगे नहीं हमारी पुरानी सभ्यता बहुत अच्छी है, ब्राह्मण से ऊपर होने चाहिए, तो उन्होंने नाम लिख दिया कि ब्राह्मण सभा इन बंगाल बनाई गई, कि हम वी शुड अपहोल्ड अवर वैल्यूज। ऐसे गलत है, पेरियार जो करने गलत है, अपर कास्ट ही है, लोअर कास्ट लोअर कास्ट है, ऐसा ब्राह्मण सभा इन बंगाल बनाई गई। सनातन धर्म सभा भी बनाई गई नॉर्थ में, और इसी तरीके से भारत धर्म महामंडलम भी नॉर्थ में बनाया गया। ऐसा इसलिए बनाया गया कि ब्राह्मण का जो वैल्यू है, जो सुपीरियरिटी है, वो रहे। नेक्स्ट देखो, अगले पेज में क्या दिखाया गया है? ब्रह्म समाज। क्या तुम ब्रह्म समाज के बारे में ज्योति कुछ बता सकती हो? एक लाइन बताओ से, ब्रह्म समाज क्या? सिर्फ राजा राम फाउंड किया था समाज, इसकी क्या वैल्यू है? सिर्फ ओल्ड प्रैक्टिसेस को छोड़ना होता है। अच्छा। सारे ओल्ड इल प्रैक्टिसेस। इट वाज फाउंडेड इन 1830 बाई, ऐसा कुछ लिखा है क्या राजा राम? पहले आया था। अच्छा, ठीक है, ब्रह्म समाज। और फिर इसके बाद लिखा है केशव चंद्र सेन मेन लीडर थे इसमें, ठीक है। इट रेकमेंड्स, इट क्रिटिकली ड्रू अपॉन द आइडियाज ऑफ रिलीजन, स्पेशली ऑफ हिंदुइज्म एंड क्रिश्चियनिटी, लुकिंग एट देयर नेगेटिव एंड पॉजिटिव डायमेंशंस। तो इसमें ये बताया गया कि ओल्ड प्रैक्टिसेस को छोड़ना है, यही बात थी, राजा राम मोहन राय का बनाया हुआ है। आगे देखो, डेरोजियो एंड यंग बंगाल। Henry Louis Vivian Derozio, a teacher at Hindu College, Calcutta, in 1820 promoted radical ideas and encouraged people to question all authorities। तो उन्होंने बताया, एक टीचर थे हिंदू कॉलेज में, और उन्होंने क्या बताया कि अगर कोई गलत बात कहता है तो तुम्हें क्वेश्चन करना चाहिए। पहले ये होता था कि रिलीजियस बात में क्वेश्चन नहीं कर सकते, तो रिलीजियस चीज़ों में, धर्म में कोई प्रश्न नहीं होगा, ऐसे मानते हैं। इवन अभी भी मुस्लिम संप्रदाय में ये मानते हैं अगर धर्म की बात आएगी तो कोई प्रश्न नहीं करना है, कुरान सही है। तो उसमें जैसे उन्होंने कहा है कि धरती एक कालीन की तरह है और फ्लैट है, एक कालीन रखी खुदा ने और उस पर पहाड़ गाड़ दिए कि कालीन बह न जाए समुद्र में, और सूरज चांद इसके चक्कर लगा रहे हैं। तो बोले ऐसे कोई पूछता है तो कहते क्वेश्चन कर रहे हो, इसका सर काटो। इसने क्वेश्चन किया, इसका सर जिबा करो।
तो वही आदत कई बार जो मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं उनमें पड़ी हुई है। वो यहाँ आते हैं तो अगर मैं कुछ गलत बोलता हूँ तो क्वेश्चन नहीं करते हैं, बोलते हैं हमारे यहाँ क्वेश्चन करना मना है। अगर ऐसा मना होगा तो तुम साइंस से सीखोगे कैसे? साइंस तो खुद ही लॉजिकल है। 10 क्वेश्चन करने से साइंस समझ में आती है कि नहीं? ऐसा हो तो वो क्यों, ये क्यों होता है, इसी पर तो बेस्ड होती है। तो हमें ऐसा इन्होंने बताया डेरोजियो ने, यू शुड क्वेश्चन इट इफ यू आर हैविंग एनी डाउट, एनी डिसऑनर, व्हाई डिसऑनर एग्जिस्ट इन सोसाइटी, यू शुड क्वेश्चन इट। अगर कोई खड़ा ही नहीं होगा तो फिर आपका शोषण होगा, योर एक्सप्लॉइटेशन विल कीप ऑन गोइंग, तुम्हारा शोषण होता रहेगा। कोई कहे ये सृष्टि उठो, चलो ये सब लोगों का सामान उठाओ, सबको पानी दो, बोलो हाँ मैं तो स्त्री हूँ, मुझे तो करना ही होगा, ऐसे तुम बोलो तो लोग एक्सप्लॉइट करेंगे। और तुम बोलो मैं क्यों उठूँ, निखिल क्यों नहीं उठे, तो ऐसे प्रश्न करना होगा तुमको, तभी तो तुम, अगर तुम्हारे खिलाफ कहीं कोई इनजस्टिस हो तो तुम्हें उठना चाहिए कि नहीं। और बोलो नहीं हम तो करते रहेंगे, तो जैसे मुस्लिम समाज में बुर्का पहनते हैं, कोई उठा ही नहीं। मैंने रशिया की भी आपको उदाहरण दिया, रशिया में कोई नहीं उठा, सबको एक एक रोटी मिल रही थी, ठीक है मिलने दो। तो जब तक हम उठेंगे नहीं, तो बोलो डेरोजियो ने क्या बताया, इफ देयर इज इनजस्टिस इन योर सोसाइटी यू शुड रेज क्वेश्चंस। और इन्होंने क्या, ही स्टडी हर स्टूडेंट अटैक्ड ट्रेडिशन एंड कस्टम, डिमांडेड एजुकेशन फॉर वुमेन एंड कैंपेन्ड फॉर फ्रीडम। तो ऐसा बताया गया। अभी क्वेश्चन में आएगा तो देखेंगे, हेनरी डेरोजियो की फोटो बनी हुई है। तीसरा है रामकृष्ण मिशन और स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन नेम्ड आफ्टर रामकृष्ण परमहंस। तो स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस थे, वो काली माता के उपासक थे, ठीक है, और बहुत ज़्यादा वो ऊंचे भक्त थे। उन्हीं के शिष्य स्वामी विवेकानंद है। स्वामी विवेकानंद ने क्या किया होगा बताइए, कुछ पता है दिव्यांशी स्वामी विवेकानंद के बारे में? एक दो बार एक्स्ट्रा। सर जो उनके गुरु ने उनको सिखाया था, जो भी था उन्होंने पूरे वर्ल्ड में उसे फैलाया। यस, शिकागो में पूरे विश्व के सारे लोगों की धर्म सभा हुई और उसमें इन्होंने जो 1 घंटे भाषण दिया वो आज तक देखा गया सबसे ज़्यादा यूट्यूब पे भाषण है। और नंबर 1 लेके आए, सनातन धर्म इज नंबर 1 रिलीजन इन वर्ल्ड। और सारे लोग 5 मिनट तक ताली बजाते रहे जब इन्होंने बोलना शुरू। तो लोग सोचते रहे कौन जाएगा सनातन से, ऐसा कोई है ही नहीं, फिर ये गए। और इनका चेहरा इतना तेजस्वी था, दैट इज इतनी ज़्यादा शक्ति का वो हो गया था कि सर फट गया इनका, यहीं से निकल गया सारा एनर्जी, ब्लास्ट करके 35 पेज में करके। तो मतलब ब्रह्मचर्य का मतलब है पूरी ऊर्जा इन्होंने धारण की और अपने सहस्त्रार्थ की ओर ले गए। मूलाधार से स्वादिष्ठान, मणिपूरक, हृदय चक्र, कंठ चक्र, आज्ञा चक्र से होते हुए यहाँ तक पूरा ले गए 7वें चक्र में। कुंडलिनी पूरी जागृत थी शरीर में, और जब यहाँ पर आई तो वो संभाल नहीं पाए, क्योंकि उनके गुरु तो रामकृष्ण परमहंस उस समय नहीं थे। गुरु होता है तो धारण करा देता है, अल्टीमेटली इनका सर ब्लास्ट कर दिया। तो बट इनके चेहरे में जिसने भी देखा वो बोलता है कि इतना तेज, तो बहुत तेजस्वी व्यक्ति। नाउ तो रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस। एंड विवेकानंद वाज हिज एबल डिसाइपल, उनके योग्य शिष्य थे। सो राम कृष्ण, तो रामकृष्ण मिशन वाज फाउंडेड बाय, कई लोगों ने देखा हुआ एक धोती में बैठे रहते हैं। रामकृष्ण परमहंस की फोटो देखी कि नहीं देखी, दिखा देंगे। सो इट वाज फाउंडेड बाय, उनकी वाइफ भी तपस्वी थी, रामकृष्ण परमहंस। ये देखो, तो ऐसे मतलब ये तुम लोगों ने कभी ना कभी ये फोटो देखी जरूर होगी। अभी यू कुड रिकॉग्नाइज इट, ये फोटो बहुत जगह लगी रहती है। रामकृष्ण काली माँ के पास है ना, है, देखी जरूर होगी, बहुत जगह रहती है, क्योंकि हमारा जो सनातन धर्म है उसमें इनका बहुत बड़ा स्थान है। ये बंगाल के थे। तो वाज फाउंडेड बाय, किसने फाउंडेड किया? राम कृष्ण परमहंस। उसको उपाधि दी जाती थी जिसको गॉड उतर आता था जिसके अंदर। तो काली माता इनके पास बार बार आती रहती।
तो परमहंस, परमहंस. So mission was founded by रामकृष्ण परमहंस. विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद कौन थे? इनके शिष्य थे स्वामी. और इन्होंने क्या किया, बुक में क्या लिखा है? वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन एट शिकागो. बिल्कुल सही है. तो स्वामी विवेकानंद वाज डिसाइपल of him. He given a lecture. सब लोग वहाँ जेंटलमैन एंड लेडीज बोल रहे थे, इन्होंने बोला ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. सब लोग उसी पे ही ताली बजाने लगे. लेक्चर इन वर्ल्ड, किसमें बोला वो इन्होंने? वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन एट शिकागो. इन वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन है क्या? Yes, sir, religion at Chicago. रिलीजन, ठीक है. एट शिकागो. सब लोग एक दूसरे के धर्म को नीचा दिखा रहे थे. इन्होंने बताया सनातन धर्म में जीरो का महत्व क्या है. ये उसी पे आधा घंटा बोलते थे जीरो क्या है. सब लोग हैरान हो गए कि ये जीरो पे क्या बोलेंगे. पहले ही सोचने लगे इन्होंने गलत विषय चुन लिया, लेकिन वो बोलते ही थे, लोग सुनते थे. Now, his clarion call become successful. अब जरा देखो, स्वामी विवेकानंद was first Indian in modern times who re-established the spiritual preeminence of Vedanta philosophy on a global scale. वेदांत, जब आप लोग थोड़े और आगे चलोगे दर्शन शास्त्र में, that is philosophy में, तो देखोगे वेदांत की 12 शाखाएं हैं. सांख्य दर्शन, विश्व रूप दर्शन, ऐसे 12 शाखाएं हैं. मीमांसा, तो वो आगे बढ़ने पर आप देख लोगे. बट वेदांत के बारे में इन्होंने बताया लोगों को कि हमारा हाउ मच वी आर, ठीक है, इवॉल्व, ऐसा इन्होंने बताया. हाँ, सर शिकागो की स्पेलिंग गलत है. क्या हो सकती है? CHICAGO ना, CHICAGO ना. तो इन्होंने वेदांत दर्शन के बारे में सबको बताया. He was convinced that many of the problem facing the mankind could be overcome if the nation of world come together on equal footing. अगर सभी देश एक साथ आ जाएं तो बहुत सारी समस्या दूर हो सकती हैं, लड़ने की आवश्यकता नहीं. His exhortation to the youth was to unite on the basis of a common spiritual heritage. उन्होंने ये भी बताया कि जितने भी धर्म हैं वो सब एक सेक्ट्स हैं, वो पंथ हैं, और वे एक ही धर्म से निकले हैं, तो इसलिए हम सबको एक आ जाना चाहिए. प्रार्थना समाज के बारे में दिव्या आप क्या जानते हैं? आगे लिखा है, बोलो. सर ये बॉम्बे में एस्टैब्लिश्ड हुआ था 1867 में. जैसे हमने आपको पहले भी बताया था. हाँ बोलो. सर ये कास्ट को रिमूव करने. कास्ट को रिमूव करने के लिए, जैसे हमने बताया था चैतन्य महाप्रभु, सूर, तुलसी. चाइल्ड मैरिज को बैन करना. ये सही है. बट वुमेन की मैरिज को भी बैन कर दिया. तो ये लोग क्या करते थे, ये सब लोग मिल के प्रार्थना करते थे. प्रार्थना समाज में कोई ये नहीं था कि छोटा या बड़ा सब एक साथ बैठते थे, है ना. भक्ति मार्ग का मीटिंग था हिंदू मुस्लिम और मुस्लिम का भी था. अच्छा. तो ये तो बहुत अच्छा बता दिया. इट्स रिलीजियस मीटिंग ड्रीव अपॉन हिंदू, बुद्धिस्ट एंड क्रिश्चियन टेक्स्ट. यानी इसकी जो रिलीजियस मीटिंग्स थी, उन्होंने अपने टेक्स्ट कहाँ से लिए थे, उसमें कौन कौन सी बातें बताई जाती थी रिलीजियस मीटिंग में? हिंदू के बारे में, क्रिश्चियनिटी और बुद्धिस्ट के बारे में बताया जाता था, और इसने बहुत सारी चीज़ें की. सो इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1867. अच्छा, ये ब्रह्म समाज ये हो गया. रामकृष्ण मिशन कब हुआ, ये लिखा है क्या? ऐसा कुछ नहीं लिखा है कब एस्टेब्लिश हुआ. चलो कोई बात नहीं. तो इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1867 इन बॉम्बे. और इसने बहुत सारी चीजें की. एनकरेज एजुकेशन ऑफ वुमेन, एबॉलिश चाइल्ड मैरिज. सो इट वर्कड ऑन एबॉलिशिंग
चाइल्ड मैरिज, ठीक है, और इसके अलावा एजुकेशन ऑफ वुमेन, एजुकेशन ऑफ वुमेन, और बोलो इसने विडो रीमैरिज को बैन करने के लिए कदम उठाया कि प्रोमलगेट करने के लिए चाहिए? बोलो। रीमैरिज, विडो रीमैरिज को बैन कर रहा था, प्रमोटेड, प्रमोट किया था प्रमोट होना चाहिए। सो एंड द बैन, एंड द बैन यानी जो बैन उस पर प्रतिबंध लगा उसे बैन को हटा दो, ठीक है, एंड प्रमोट विडो रीमैरिज, एंड टू प्रमोट विडो। अब देखो एक ऐसा दिया वेद समाज, पलक वेद समाज क्या है? चेन्नई में एस्टेब्लिश हुआ था 1864 में। ब्राह्मो समाज, ये ब्राह्मो समाज के द्वारा इंस्पायर किया गया था। अच्छा, और ठीक है, मद्रास में था और ये ब्रह्म समाज के द्वारा इंस्पायर था। इट वर प्रमोट विडो रीमैरिज कर रहा था, वही सब चीज था। सो जैसे नॉर्थ में हुआ ब्रह्म समाज कहाँ पर एस्टेब्लिश किया गया? सो एस्टेब्लिश्ड इन मद्रास, मद्रास में भी यही था। तो उसने क्या किया? कास्ट सिस्टम। सो ब्रह्म समाज, दैट इज वेद समाज, वेद समाज, it was established in Chennai to abolish caste system, caste system मतलब अलीगढ़ मूवमेंट से आप क्या समझते हैं? सर, अलीगढ़ में शाहिद अहमद ने एक कॉलेज खोला था जिसका पहले नाम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था, लेकिन अब उसका नाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। इसमें वो मॉडर्न एजुकेशन देते थे। तो दैट इज मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज फाउंडेड बाय सैयद अहमद खान, लेटर बिकेम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो अलीगढ़ मूवमेंट भी हुआ। सो पहले वहाँ एंग्लो इंडियन था, एंग्लो ओरिएंटल। तुम्हें मालूम है कि एंग्लो ओरिएंटल, हम लोग जो इधर के लोग हैं ना एशिया में, उनको ओरिएंटल कहा जाता है, और जो इधर है ये वेस्टर्न। तो दो ही तरीके के लोग हैं, एक यूरोप के लोग वेस्टर्न हैं और उधर के लोगों को क्या कहा जाता है? ओरिएंटल, जैसे चाइना, रशिया, इंडिया। तो एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज यानी इंग्लिश ओरिएंटल के यहाँ जाएंगे और उनको शिक्षा देंगे, मेन तो इसका ये नाम था। और जो सैयद अहमद खान ने बनाया था, अब बाद में उसमें मॉडर्न एजुकेशन दी जाने लगी और उसका नाम अलीगढ़ में, और वेस्टर्न साइंस का भी। तो इस तरीके से मूवमेंट शुरू हुआ। क्या? हाँ, वो सिर्फ मुस्लिम को दिया जाता था। तो दैट इज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 1 साल पहले तक मोहम्मद अली जिन्ना की भी फोटो लगी थी। वहाँ से ज़्यादातर सेपरेटिस्ट मूवमेंट स्टार्ट होते थे और बहुत सारे टेररिस्ट को भी वहाँ मोटिवेशन मिलता था। अब धीरे धीरे उसकी स्क्रूटनी होने लगी है और वहाँ सब जगह कैमरे लगते हैं। कोई ऐसा मूवमेंट ना हो सके, क्योंकि अगर ऐसा मूवमेंट हुआ कहीं पे तो वो टेररिस्ट को प्रमोट करे। जिन्ना को प्रमोट करने का कोई मतलब है क्या? तो यहाँ पर है, तो इसलिए इसमें इट वॉज गिविंग मॉडर्न एजुकेशन। तो ये मॉडर्न एजुकेशन देती थी। अगला देखो, सिंह सभा मूवमेंट, ये कहाँ पर है? तो लाहौर में 2 जगह खोली गई। द सभा sought to rid Sikhism, superstition, caste distinction, तो जो एंड प्रैक्टिसेस सीन बाय देम एज नॉन सिक्स। तो जरा इस चीज को देखें। सिंह सभा, so it was
formed at Amritsar. Formed at Amritsar in 1873 में, एंड लाहौर, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लाहौर इन 1879। बस ये समझो कि ये भी एक रिफॉर्म मूवमेंट है जो कास्टिज्म इन सबको बैन करने की। अब देखो, ब्लैक स्लेव्स एंड वाइट प्लांटर्स, इस फिगर में क्या दिखाया गया दिव्या? Filter है ना? क्या बताओ? सर इसमें ये लेबर्स बेच रहे हैं, इसमें ये स्लेव सेल कर रहे हैं जो यूएसए में कैरोलिना में हुआ। ये 1856 की पिक्चर है। स्लेव्स को बेचा जा रहा है। अफ्रीकन स्लेव्स। तो ये यहाँ पर दिखाया गया है कनेक्शन गुलामगिरी में कि कास्ट सिस्टम चलता था पहले, तो ये खैर डिलीटेड है। नाउ लेट अस कम टू एक्सरसाइजेस। तो exercise solution of women castes and reforms. Okay. Which social idea did the following people support? So, राजा राम मोहन राय, that is राम मोहन राय। तो इन्होंने ऐसा लिखा है क्या? इसमें तो लिखा है स्प्रेड एजुकेशन एमंग वुमेन, ऐसा देखो लिखा है। बैन ऑन सती प्रथा, बैन ऑन सती प्रथा। नेक्स्ट इज वीर रसलिंगम, दयानंद सरस्वती ने क्या किया? दयानंद सरस्वती एसोसिएशन। हाँ, और वो भी लिख सकते हो विडो, क्या आइडिया थे? हाँ, रीमैरिज, ये लिख दो विडो रीमैरिज। नाउ वीर रसलिंगम पंतालु, विडो रीमैरिज। इन्होंने फिर से देखो कास्ट इक्वलिटी एंड जस्टिस के लिए तो नहीं कहा है, चेक करो। तो कास्ट इक्वलिटी के लिए तो ज्योतिराव फुले ने क्या था? फॉर्म विडो रीमैरिज ही लिखा है, कोई एक चीज लिख देना, विडो रीमैरिज लिख दो, विडो। नेक्स्ट देखिए, दैट इज ज्योतिराव फुले, इक्वालिटी अमंग कास्ट। इक्वालिटी among caste। पंडित रामाबाई, वुमेन एजुकेशन। तो पंडित रामाबाई सर उन्होंने विडो शेल्टर होम भी खोला। पंडित रामाबाई ने यस सर, आपने विडो शेल्टर ना, सो ओपन विडो शेल्टर होम, ये ठीक रहेगा। एंड पेरियार ने क्या किया? क्या किया? सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। ये है
कहाँ लिखा है? मूवमेंट किया था बट सर, उसका ये- मतलब तो कास्ट की पैरिटी के लिए नॉन था। ब्राह्मण मूवमेंट वाले थे। जो नॉन ब्राह्मण मूवमेंट होगा, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट भी बोला, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। नेक्स्ट देखिए, अब मुमताज अली ने क्या किया? यस, दैट इज गर्ल्स स्कूल फॉर मुस्लिम गर्ल्स, दैट इज मुमताज अली स्कूल फॉर मुस्लिम गर्ल्स ना, ओपन स्कूल। for Muslim girls. After that, ईश्वर चंद विद्यासागर, इसके लिए उन्होंने स्कूल खोला था गर्ल्स का, गर्ल्स कलकत्ता में। ये सही है, चंद्र ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इनके बारे में एक कथा भी प्रसिद्ध है कि बहुत अंग्रेज आया था गांव में कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर से मिलने, तो उसने एक आदमी पूछा ईश्वर चंद्र विद्यासागर कहाँ रहते हैं, तो उसने कहा लाओ लाओ सामान लाओ मैं तुमको पहुंचा दूँ। तो वो सोचा गांव का आदमी है तो हाँ जल्दी जल्दी सामान लेके चलो, और फिर वो पहुंचा दिया उसने उनको। तो वहाँ पहुँचे, फिर वो खुद ही अब सामान रख के बोले हाँ मैं ही हूँ ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बोलो क्या? हम बोले आप ही हैं, हम तो आप कहाँ से मिलने आ रहे हैं आपसे, आप मेरा सामान क्यों लेके, आपने पहले क्यों नहीं बताया? आपने जितना पूछा था हमने अपना बता दिया था। तो इतने वो सिंपल थे। सो दैट इज कई कहानियाँ इनके नाम की। तो इन्होंने क्या किया? ओपन स्कूल फॉर गर्ल्स ना। यस सर। नेक्स्ट देखिए, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। So when the British captured Bengal, they framed many new laws to regulate the rules regarding marriage, adoption, inheritance of property. True, ये बात सही है। True. Next देखो, social reformers had to discard the ancient text in order to, वो discard करते थे क्या? टू और वो तो उसको रिफर करवाते थे नहीं, डिस्कार्ड का मतलब तो छोड़ना होता है। 5C देखो, रिफॉर्मर्स गॉट फुल सपोर्ट फ्रॉम ऑल सेक्शन ऑफ पीपल। ये भी फॉल्स है, बल्कि उनको लड़ना पड़ता था। द चाइल्ड रीमैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट वाज पास्ड इन 1829। चाइल्ड मैरिज कब हुआ है? 1999। हाँ ना। सिर्फ जो रिफॉर्मर्स थे उनको तो ब्रिटिशर्स के साथ लड़ना पड़ता था, बाकी के- अच्छा इसमें दिया है फोर्थ का ट्रूथ, चेक करो। चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट कब था? सर 1999 कहीं लिखा है? सर 1929 है। सर 1929 में तो सती प्रथा का बैन हाँ, है। तो ये अंग्रेज भी है। हाँ तो ये 1829 तो फाल्स हो गया। अब देखो, सर जिसका थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का, उसमें लिखा रिफॉर्मर्स गॉट फुल सपोर्ट फ्रॉम ऑल द सेक्शन। तो सर ये ट्रू क्यों नहीं है? क्योंकि उनको तो ब्रिटिशर्स के साथ लड़ना पड़ता था। रिफॉर्मर्स जो भी थे, कोई भी रिफॉर्म्स करोगे तो बहुत सारी पुरानी प्रैक्टिस है, कोई छोड़ना नहीं चाहता। रिफॉर्मर्स एक न्यू आइडिया, कोई भी चीज़ को रिफॉर्म करना। तो कोई सब लोग शुरू में क्या करेंगे, इसका विरोध करते हैं, फिर धीरे धीरे साथ आने लगते हैं। तो सेक्शंस कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा अगर आप नई चीज़ लेके आओगे। सो रिफॉर्मर्स आर हैविंग ए न्यू आइडिया, जो वेल एस्टेब्लिश्ड ट्रेडिशन है, they are opposing those traditions, so they have to fight with sections. ये भी बात है। अब देखो इसलिए इसको false कहा गया है। How did the knowledge of ancient text help the reformers promote new laws? तो अगर ancient text से क्या रिफॉर्मर्स को कुछ मदद मिली नए लॉ बनाने के लिए? सर राजे राममोहन राय। हाँ, और फिर उसके बाद जो दूसरे लोग थे उन्होंने भी इसका यूज किया और फिर रिफर कराने लग गए कि whatever we are following, these are not authenticated, and in ancient texts nowhere it is written. Let us see what is written there. तो इससे लोग जागरूक हो गए। So now
अब देखिए, द रिफॉर्मर्स ट्राई टू कन्विंस पीपल that whatever they are following is illful and these are nowhere mentioned in old scriptures, in ancient text. ऐसा वो बताने लग गए. Now, it gave them moral support, which is utilized in promoting new laws. It gave them. इससे उनको मोरल सपोर्ट भी मिल गया कि हम जो कह रहे हैं वो सही है, क्योंकि ये कहीं लिखा नहीं है. Gave them moral support. On this basis, जो ब्रिटिशर्स थे, they promulgated, या उन्होंने they have made new laws. On this basis, किसी बेसिस पर ब्रिटिशर्स made. नहीं तो ब्रिटिशर्स तो 1857 के बाद बहुत डर गए थे कि भाई हिंदुस्तान को हाथ ना लगाओ, वो विधवा को नहीं करने, रिमैरिज मत करने दो. लेकिन जब 4 लोग सामने आए, देखो कहाँ लिखा है, तो उन्होंने कहा नहीं कर ही दो. वो डर नहीं गए थे. तुम्हारे में लास्ट पैराग्राफ लिखा है एक में कि वो नहीं चाहते थे, वो सम्मान करते थे. लेकिन अगर यहीं के रिफॉर्मर्स कहेंगे कि हमारे यहाँ ये लिखा नहीं है, ऐसे ऐसे होना चाहिए, तो उन्होंने उसको लॉ बना दिया. तो ब्रिटिशर्स क्या किए? ऑन द बेसिस ब्रिटिशर्स मेड न्यू लॉज टू रिफॉर्म सोसाइटी. किसके लिए? रिफॉर्म सोसाइटी. सोसाइटी ऑलवेज नीड रिफॉर्म्स. अगर सोसाइटी को अपडेट होना है तो उसे क्या करना चाहिए? रिफॉर्म होना चाहिए. रिफॉर्म, जो बनी हुई सोसाइटी का उसका फिर से संगठन हो, पुनर्गठन, उसी को तो कहते हैं रिफॉर्म. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट वर द डिफरेंट रीजंस पीपल had for not sending girls to school? Why people were not sending their girl daughters to school? ऐसा वो क्यों करते थे? If the girls go to school, then They will not do they will not do domestic work. They feared that the school would take girls away from home. स्कूल उनको घर से दूर कर देगा. would take girls away. फिर वो घर का खाना नहीं बनाएंगी. फिर वो जो पढ़ लिख जाते हैं वो घर का काम नहीं करते ना. गर्ल्स अवे फ्रॉम होम. और ऐसे घर में लड़कियां कढ़ाई बुनाई सीखती हैं. लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ. आप लोग यहाँ आते हो तो घर में खाना बना कर आते हो, है कि नहीं? तो ऐसा तो नहीं है. लेकिन वो लोग सोचते थे कि नहीं, वो खाना नहीं बनाएंगे. सो यू ऑल आर वेल स्किल्ड, इक्वल टू एजुकेशन. कढ़ाई बुनाई सब जानते हैं, ये बड़ी बात है कि नहीं? लेकिन पहले ऐसा सोचते थे. गर्ल्स हैड टू ट्रेवल थ्रू पब्लिक प्लेसेस. दिस वुड हैव ए करप्टिंग इन्फ्लुएंस. तो दूसरी बात क्या है? जो गर्ल्स हैं, दूर जाना पड़ता था कि नहीं? would have to travel public places. It may corrupt their daughter. हेलो, कितना? अच्छा ठीक है, अभी रहने दो फिर. So public places it may, ये उनको करप्ट कर सकता था, ऐसा वो सोचते थे.
spoil their girls. वो नहीं चाहते थे कि गर्ल्स बाहर के किसी इन्फ्लुएंस में आए। करप्ट का मतलब है फिर वो इधर उधर देखेंगी और वो जो उनको एथिक्स से सिखाना चाहते हैं कि तुम जिस घर में जा रही हो वहाँ सबकी आज्ञा मानना, सास ससुर की आज्ञा मानना, वो सब वो नहीं करेंगी, क्योंकि अब उनके अंदर अब सेल्फ स्टीम आ जाएगी। तो पहले तो ऐसा ही माना जाता था ना कि गर्ल्स हैव टू सर्व इन व्हाट एवर न्यू होम दे आर गोइंग आफ्टर मैरिज। तो वो उनकी लड़कियां खराब हो जाएंगी, करप्ट हो जाएंगी, ऐसा वो सोचते थे, स्पॉइल हो जाएंगी, तो ऐसा वो सोचते थे। एंड ये चीज है, दे वुड प्रिवेंट, स्कूल विल प्रिवेंट देम डूइंग देयर डोमेस्टिक ड्यूटीज। वो स्कूल उनको उनके घरेलू काम करने से भी रोके। स्कूल विल प्रिवेंट देम doing their domestic duties. तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वर क्रिश्चियंस मिशनरीज अटैक्ड बाय मैनी पीपल इन द कंट्री? वुड सम पीपल हैव सपोर्टेड देम टू? इफ सो, फॉर व्हाट रीजंस? देवदत्त, क्रिश्चियंस मिशनरीज का उद्देश्य क्या था? इस पर लोग अटैक क्यों करते थे, और क्या कुछ लोगों ने क्रिश्चियन मिशनरीज को सपोर्ट भी किया? सर जो लोअर कास्ट थे सर, उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरीज को सर सपोर्ट किया, क्योंकि सर उन्हें सर हिंदू सर रिलीजन में सर उन्हें मतलब रिस्पेक्ट वगैरह नहीं मिलती थी। यही बात, तो इस चीज को लिख रहे हैं। तो क्रिश्चियन मिशनरीज वर अटैक्ड बाय पीपल बिकॉज दे सस्पेक्टेड दैट they were involved in forced conversion using money power. So Christian missionaries were suspected, और ये वो करती भी थी। Suspected that it would convert Hindu into Christianity, ठीक है, by using money and power। इसलिए so these were attacked, इन पर अटैक होता था। तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भेजी थी। ये ब्रिटिशर्स जो ईस्ट इंडिया कंपनी से अलग थी, ये अलग से ब्रिटिश से आते थे और ऐसा करते थे। नाउ लोअर कास्ट पीपल सपोर्टेड क्रिश्चियन मिशनरीज so that they can build up their new economic status, क्योंकि उससे उनको जो पैसा मिलता था उससे वो या पढ़ लिखता था, उनको पढ़ने को भी तो मिलता था, तो क्या वो उससे अपना इकोनॉमिक स्टेटस नहीं बना लेंगे? सर जो क्रिश्चियन मिशनरीज होते थे, जो नॉर्मल लोग होते हैं, उनकी जो बिलीव्स थे उनको अपोज भी करते थे। धीरे धीरे, ये ऐसा नहीं होता था कि अचानक वो नहीं बदलते थे, बट जब वहाँ पढ़ाई होगी, यही तो कॉन्वेंट स्कूल है। गुरुकुल की शिक्षा क्यों बंद की लॉर्ड मैकाले ने? उन्होंने ये बोला कि अगर तुम्हें वहाँ पे भाषण दिया था कि लॉर्ड मैकाले ने वहाँ की पार्लियामेंट में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में, अगर तुमको भारत को तोड़ना है तो इनका गुरुकुल बंद करो, क्योंकि दे आर सो स्ट्रांगली बॉन्डेड विद गुरुकुल, यू कैन नॉट उनको विचारों को नहीं बदल सकते हो। सो उन्होंने गुरुकुल बंद किया और उसके बाद फिर क्रिश्चियन मिशनरीज आ गए। फिर कॉन्वेंट स्कूल को वो भी देने लगे सब्सिडी, जो वहाँ पढ़ेगा फ्री एजुकेशन। तो भारत में कॉन्वेंट स्कूल की बाढ़ आ गई और गुरुकुल को इंफीरियर समझा जाने लगा। इसी को बंद करने के लिए तो मोदी गवर्नमेंट ने फिर गुरुकुल बनाया है अभी उत्तराखंड में, अभी की बात 2 महीने पहले थी। तो इस तरीके से इट वाज सपोर्टेड बाय लोअर कास्ट पीपल। क्यों सपोर्ट किया गया, मैं बोलो? सर क्योंकि उन्हें जो इस रिलीजन में
रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी एंड इससे वो अगर तीन चीजें, टू गेट रिस्पेक्ट, इकोनॉमिक स्टेटस एंड एजुकेशन, तीन चीजें, रिस्पेक्ट, ठीक है। To get respect and education भी तो मिल जाएगी, वहां तो कोई रोक टोक नहीं है ना। तो लोअर कास्ट पीपल ने ऐसा किया। अब देखिए, हाउ in the British period what new opportunities opened up for people who came from caste which were regarded as low। अब क्या बोलो, ब्रिटिश ईरा में ऐसा क्या चीज आ गई कि लोअर कास्ट पीपल को मौका मिल गया? सर उनको रिजर्वेशन मिलने लगा, उनके लिए क्रिश्चियन मिशनरी में उनको ऐसा है कहीं रिजर्वेशन लिखा है कहीं? क्या लिखा है तो बताओ, ऐसा बताओ, है तो बता दो, हम भी देख लिखा है क्या? तो क्या हुआ होगा ऐसा बताओ, मतलब क्या अपॉर्चुनिटी मिली होगी बताइए। सर जब वो चेंज कर रहे होंगे तो फिर उनको पैसे भी मिलते होंगे अपना रीजन चेंज करने के लिए। लेट अस चेक। तो इसमें लिखा है कि सर इनको फिर एजुकेशन भी मिल जाएगा। ओके, सर एंसेस्टर्स का वो उनकी एंसेस्टर की प्रॉपर्टी भी तो मिलती थी ना। लोअर कास्ट वो तो सब सही बात है कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, वो तो बड़े महाजन और साहूकार थे, वो बड़े लोग ही थे, लेकिन लोअर कास्ट पीपल को क्या चांस मिला? लेट अस सी, बोलो। चेक करते हैं, लिखते हैं इस चीज। नाउ when Britishers came, then they bring industrialization. With industrialization, expansion of city has taken place. Now the lower labor class of village came to city. Now they have got new jobs. बहुत सही बात कही इन्होंने जॉब की। वहाँ पे सिटी के, जब सिटी का एक्सपेंशन होगा तो उनको जॉब मिलने लगी। And in cities, there, if many people are coming, working together, then the caste discrimination automatically tumbled down. ये बिखर कर गिर गया। जब सब एक साथ ही काम करोगे, बैंक में किसी को पता है और किसी को हिम्मत भी है किसी से कि पूछ ले उसकी कास्ट क्या है। विलेज में तो सबको पता रहता है। सो जब एक्सपेंशन ऑफ सिटी हुआ तो वहाँ कॉबलर भी आए, अलग अलग वर्कर भी आए, लेबर भी आए, सब आए कि नहीं, और सब एक साथ काम करने लग गए। सो ऑटोमेटिकली दिस थिकर गैप हैज नाउ नैरोड डाउन। हाँ बोलो। सर उनको फिर से दूसरे कंट्री में भी तो ले जाके, दूसरे कंट्रीज में वो तो अलग बात, लेकिन क्वेश्चन में ब्रिटिशर्स के आने से पूछा गया। वो तो बात सही कि ब्रिटिशर्स ने, अब देखो वो लिखा हुआ तो लिखा देंगे कि उन्होंने ऐसे भी बोर्ड्स में भी थे ना, लेबर बोर्ड में भी भेजा। सो लेट अस राइट, व्हेन ब्रिटिशर्स केम, देन ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड, देखो एक्सपेंशन ऑफ सिटीज has taken place, ये हुआ। So lower caste people from village migrated, वे कहाँ आ गए? Migrated to cities for new jobs, न्यू जॉब्स के लिए आने लगे एंड अपॉर्चुनिटीज के लिए। ठीक है, मैनी कुलीज, बहुत सारे लोग तो कुली बन गए, रिक्शा पुलर बन गए पहले। यस, मैनी कुलीज, रिक्शा पुलर, और कौन कौन से आ गए? पेलेंक्विन बियरर भी आ गए, और डिगर्स है ना, ब्रिकलेयर्स जो खुदाई करते हैं, और जो ईंट बिछाते हैं, ब्रिक लेयरर, स्वीपर, ये सब आने लग गए। स्वीपर
सीवेज क्लीनर, कैरियर्स, सीवेज, और क्या बोला? कैरियर्स, क्लीनर। कैरियर क्या होता है? जो ये एक सामान को दूसरी जगह ले जाए, वही होता है कैरियर, सामान को जो कैरी करें। तो कैरियर्स ये सब भी आने लग गए। एंड पैलेंक्विन, बियरर, पालकी ढोने वाले, ठीक है। मैनी वर्कड एज, ऐसे लिखो, मैनी वर्कड एज पुलिस, तो इन सब का काम तो मिलने लग गया। सो some went to Assam as plantation workers, तो ये बिहार और यहाँ के लोग हो गए होंगे। some went to Assam, बंगाल के लोग भी गए होंगे as plantation worker, क्योंकि चाय के बागान, पहले भारत में चाय नहीं थी, ये चीन से आई है तो इंग्लिश पर्सन ही लाए। वो शुरू में चाय फ्री में बांटते थे, फिर जब यहाँ के लोगों को आदत लग गई तो फिर पैसे की देना। तो टी प्लांटेशन वर्कर, हम लोगों के स्कूल में मैगी फ्री में बांटी गई थी शुरू में, फिर बाद में जब हम लोग को आदत लग गई तो हम लोग पैसे की खरीदे। सब बड़े बड़े टैक्सी में आती थी बच्चों को फ्री में। अब देखिए, some went to Mauritius, Trinidad and Indonesia. Some went abroad. कहाँ गए? In Mauritius. Mauritius. त्रिनिदाद का भी नया नाम कुछ होगा, वह देखेंगे। त्रिनिदाद अब नाम नहीं है, त्रिनिदाद एंड इंडोनेशिया। इंडोनेशिया यहाँ जाने लगते हैं। Let us see what is Trinidad now known as. New name of Trinidad. वेस्ट इंडीज के पास है, अभी भी ये त्रिनिदाद ही है। वेस्ट इंडीज है साउथ अफ्रीका में, वहां जाओ। ये सारी चीजें, they saw this as opportunity, ठीक है, for getting away from upper caste। उन्होंने सोच लिया अपर कास्ट के पास में ही नहीं रहेंगे, वो लोग हमको गांव से दूर रखते हैं। They saw this as opportunity। ये 5:30 तक है, आज आपकी क्लास बताया था ना? हाँ? 5:30 सर अब्रॉड में ये भी आएगा। abroad, हाँ। They saw this as opportunity for getting away from upper caste। अब देखिए 7th क्वेश्चन, हाउ डिड ज्योतिराव द रिफॉर्मर्स जस्टिफाई देयर क्रिटिसिज्म ऑफ कास्ट इनइक्वालिटी इन सोसाइटी? ना, जस्टिफाई का मतलब क्या है? मतलब जस्टिफाई देयर क्रिटिसिज्म, उन्होंने अपनी आलोचना को सही कैसे ठहराया। दे जस्टिफाई, क्रिटिक्स का मतलब है आलोचना करना, बुराई करना। सो दे जस्टिफाइड देयर क्रिटिसिज्म, वो क्रिटिसाइज करते थे ना कास्ट सिस्टम को, ज्योतिराव फुले। तो उन्होंने कैसे अपने इस क्रिटिसिज्म को जस्टिफाई किया कि हम गलत, हम बुराई तो कर रहे हैं लेकिन मेरा बुराई करना सही है। ऐसा जस्टिफिकेशन उन्होंने कहाँ से पाया? सर उन्होंने बहुत सारे मतलब सत्य वो सब समाज है, जस्टिफाई कैसे किया? जब किसी चीज को जस्टिफाई करने के लिए तुम्हारे पास कुछ प्रूफ होना चाहिए। क्वेश्चन क्या पूछा है? हाउ, हाँ बोलो। मुझे भी यही लग रहा है कि मैन्युस्क्रिप्ट्स होगा, जो हाथ की लिखी हुई मैन्युस्क्रिप्ट्स होंगी, एंशिएंट टेक्स्ट, और देखते हैं क्या लिखा होगा, लेकिन ऐसा ही कुछ होगा। तो ज्योतिराव फुले वाज द वोकल लो कास्ट लीडर। ज्योतिराव फुले
ठीक है। इन्होंने क्या क्या किया? अटैक द ब्राह्मण्स फॉर देयर सुपीरियरिटीज ओवर अदर। अटैक्ड ब्राह्मण्स फॉर देयर सुपीरियरिटीज ओवर अदर। तो ऐसा उन्होंने अटैक तो किया, लेकिन इसे जस्टिफाई कैसे किया? ठीक है। सो ही सेड दैट द लोअर कास्ट आर द ट्रू, वो यहाँ के लोग हैं, ठीक है। दैट इज दीज आर the true children of India. He said that lower caste people are true children of India. वही यहाँ के बच्चे हैं, children of India. आर्यंस आर इन्वेडर्स, ये भी उन्होंने बोला, आर्यंस आर इन्वेडर्स। इन्वेडर समझते हो? आक्रमणकारी। सो दे हैव नो अथॉरिटी ओवर मनी, लैंड एंड पावर। इसलिए उनका जमीन पे कोई हक ही नहीं, तुम तो बाहर से आए। सो दे हैव, इसलिए उनका कहना क्या था कि no right to their land of and power. So they have no right over their land and power. ऐसा उन्होंने ऐसे जस्टिफाई किया, ठीक है। एक बात उन्होंने और कही, हाँ यही है। सो ही was in opinion, he said that there was golden age before Aryan attacked on India. He said that there was golden age before Aryans came, ऐसा उन्होंने बताया। Now, that is, ऐसा भी उन्होंने कहा कि जो शूद्र एंड अतिशूद्र शुड यूनाइट टुगेदर टू, ठीक है, अपोज सच डिस्क्रिमिनेशन। उन्होंने कहा कि हम लोग को संगठित हो जाना चाहिए। तो इतना वैसे काफी, इतना आप लिख देंगे। ही founded सत्य शोधक समाज for this. He founded सत्य शोधक समाज for this. ऐसा अब देखो, why did Fulle dedicate his book गुलामगिरी to American movement? उन्होंने कहा जैसे अमेरिका में स्लेव बेचे जाते थे, स्लेव आप समझते हैं वहाँ के स्लेव्स को क्या कहते हैं? क्या रेड इंडियंस कहते हैं। रेड इंडियंस को अमेरिकन्स ने जाकर के अपनी कॉलोनी बनाई। मतलब अमेरिका में धीरे धीरे जो ब्रिटिशर्स और यूरोपियंस ने कॉलोनी बनाई थी वही रह गए, और वहाँ के 90% रेड इंडियंस को सबको मार डाला। अभी 5% के बचे, सबको मार डाला ना। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी कर लेते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। सो क्या क्वेश्चन पूछा गया लक्षिता, बताइए जरा। बुक लिखी थी गुलामगिरी, क्या वो अमेरिकन के फ्री स्लेव्स है? सही बताओ, मतलब बोलो। सर इसमें बोला है कि सर ज्योतिराव फुले ने अपनी बुक गुलामगिरी
अमेरिकन स्लेव्स को अपनी डैडी को क्यों समर्पित कर दी? बोला ये उनके लिए। जैसे तुम कुछ कहते हो तो बोलते हो मेरी सफलता के पीछे मेरी मम्मी है, ऐसे बोलते हो तो उनको ये समर्पित है। किसको श्रेय जाता है? तो किसी न किसी को बोलते हो कि नहीं? तो अब ये देखो, अब जैसे कि सृष्टि बोलेगी मेरी सफलता के पीछे ऐश्वर्या राय है क्योंकि मैं उसी की राय लेती हूँ, ऐसे ये बोल सकती है। आप सभी को मेरा बाय है। अब इसके बाद ज्योति फुले डेडिकेटेड हिज बुक टू अमेरिकन मूवमेंट। Jyotirao Phule written this book in Phule written this book in 1873. He named this book Gulamgiri, meaning slavery. He named this book as Gulamgiri. That means slavery. इसके बारे में आपकी बुक में ट्रेडिंग ऑफ स्लेव्स भी दिखाया गया है, स्लेवरी। अब ये देखिए, पूरे परिवार को लाके खड़ा कर दिया जाता था, 3 बच्चे और उनके मदर फादर। एक बच्चा कहीं बिक गया, दूसरा कहीं बिक गया, माँ रो रही है देख रही मेरा बेटा कहाँ जा रहा, फिर तीसरा बिक गया, फिर 22 बिक गई, फिर 2 बिक गए। हरिश्चंद्र और तारामती की तो यही कहानी जो पहली पिक्चर कि कैसे सारे लोग बिक गए। फिर उसकी पत्नी गई, पत्नी का छोटा बेटा था जो कि 2 महीने का था, वो मर गई। मतलब वो राजा था, तो राजा हरिश्चंद्र था, लेकिन धीरे धीरे किसी साधु ने उसका आया, वो बहुत बड़ा दानी था, तो सब चीज़ दान में दे दी हरिश्चंद्र ने। फिर बोला नहीं अभी मेरा इसका दक्षिणा दो। उसने कहा ठीक है हम तीनों को बेच के अपनी दक्षिणा पूरी कर लो। पूरा साम्राज्य दे दिया हरिश्चंद्र ने। तो फिर उसकी पत्नी भी बिक गई बाजार में, ब्राह्मण को दक्षिणा देनी थी, तो वहाँ पर जब पत्नी बिक गई तो 2 महीने का बच्चा था, वो भूख से तड़प के मर गया, और ये भी बिक गए। तो ब्राह्मण ने कहा तुम यहाँ चांडाल हो। चांडाल का मतलब समझते हो? जो शव को जलाता है, हमने बताया था ना इसी चैप्टर में। चंडाल कौन होते हैं? तो उसकी पत्नी आई, हरिश्चंद्र की खुद की पत्नी, बोली मेरा बेटा है, इसको जलाना है। बोले नहीं मैं यहाँ का चांडाल हूँ। उसी का पति बोल रहा है जो कि राजा हुआ करता था, और तुमको मुझे कर देना पड़ेगा, और तुम अगर यहाँ टैक्स नहीं दोगी, उसी का ही बेटा जो कि भूख से मर गया, नहीं दोगी तो हम तुमको नहीं जलाने देंगे। फिर उसने अपनी आधी साड़ी फाड़ करके जो पहनी थी वो दी। बोला यही मेरे पास कर है, हम नहीं दे सकते हैं, और आधी साड़ी फाड़ करके दी। और जब बेटा को जलाने लग गए तो फिर भगवान विष्णु प्रकट हो गए। बोले कि ये तो तुम्हारी परीक्षा थी, मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतने तपस्वी हो, तुम्हारे बच्चे तुम्हारी पत्नी इतने तपस्वी हो, अब तुम्हारा कई वर्षों तक पूरे विश्व में अखंड साम्राज्य रहेगा। इसीलिए हरिश्चंद्र की कहानी पढ़ी जाती है कि वो बहुत सत्यवादी थे, सत्यवादी हरिश्चंद्र। बात समझ आ गई? तो वो तो एक एपिक है हम लोगों को प्रेरणा देने के लिए, लेकिन ऐसी बात नहीं। अब जरा देखिए कि इसमें क्या दिखाया गया है। सम 10 years बिफोर दिस, जब ये किताब लिखी गई 10 साल के पहले अमेरिका में सिविल वार चल रहा था, और वहाँ के लोगों को क्या कहा जा सकता था? बोलो, जो वहाँ के इंडिजिनस लोग थे, बोलो अभी बताया, रेड इंडियंस। क्योंकि जब शुरू में वहाँ पर कौन गया था कि अमेरिको गया था, तो उसने उसे भारत समझ लिया, सब लोग भारत आना चाहते थे। फिर वहाँ पर कोलंबस गया, तो कोलंबस ने कहा नहीं नहीं ये कोई दूसरा देश है, ये भारत नहीं, भारत तो बहुत संपन्न है। उसने कहा इसको अमेरिको गया था तो इसका नाम अमेरिका रखो, तो उसका नाम अमेरिका पड़ गया। फिर वास्को डिगामा को भेजा गया, बोले अमेरिको भी नाकारा है और ये कोलंबस भी नाकारा है, जाओ वास्को डिगामा तुम जाओ और भारत का पता लगाओ, वहाँ बहुत पैसा है। फिर वास्को डिगामा कहाँ घूम घूम के, अफ्रीका से घूम घूम के आया, उसने भारत का पता लगा लिया। तो ये कहा जाता है कि भारत की खोज वास्को डिगामा ने, और वहाँ के लोगों को उसने कहा यही इंडियंस है। तो फिर कोलंबस ने कहा इंडियन बोलते हो, ये तो रेड इंडियंस है, लाल दिखते हैं, इसलिए वहाँ के लोगों को रेड इंडियंस कहा। तो that is 10 years before, 10 years
बिफोर देयर वाज, एक सिविल वार लड़ा गया, एन अमेरिकन सिविल वार, वहां गृह युद्ध था। वहां जब कहीं के लोग अपनी ही पुलिस से लड़े तो उसको क्या कहते हैं? गृह युद्ध। वार वाज फॉट। ठीक है, इसमें क्या चीज थी? लीडिंग टू, एंड दिस लेड टू एंड ऑफ स्लेवरी। 10 साल उन्होंने संघर्ष किया, तब उनको बेचना खरीदना बंद हुआ। एंड दिस रिजल्टेड एंड इन स्लेवरी, एंड ऑफ स्लेवरी इन अमेरिका। इसलिए इन्होंने अपनी बुक किसको डेडिकेटेड की? He did this in order to establish a link between condition. So by dedicating his book, he linked that we lower caste people are slave in India. हम गुलाम ही तो हैं, तभी तो गुलामगिरी की किताब लिखी गई और उसको डेडिकेट किया गया। In this way he linked। और जो आर्यंस है वो कौन है? वो वही इन्वेडर्स हैं जो यूरोपियन है। यूरोपियन वहां गए थे और यहाँ कौन आया? आर्यंस। In this way he linked lower caste people as slaves and upper caste people as invaders। इतना भी लिखना ठीक है, इतना ही लिखना।